जी, तो जिन स्टूडेंट्स ने अच्छा ये बताओ, आवाज़ आ रही है सबको? ओके। तो हमारे पास जो कस्टम जिसने कहा था, कस्टम में प्रॉब्लम क्या है कि अब वो सॉफ्टवेयर सिर्फ़ आपके लिए डिज़ाइन किया गया है, उसको इस्तेमाल अगर कोई और करना चाहे तो क्या होगा, उसको ऑल्ट्रेशन करवानी पड़ेगी। कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स क्या होते हैं, कमर्शियल सॉफ्टवेयर जो हैं वो मास मार्केट को ज़हन में रख के बनाए जाते हैं। ठीक है बेटा? तो हमेशा जब भी कस्टम सॉफ्टवेयर बनवाओगे तो आपको महँगा पड़ेगा, अगर आप कमर्शियल सॉफ्टवेयर लोगे तो वो आपको सस्ता पड़ेगा। इस चीज़ का ज़हन में रखिएगा पॉइंट। तीसरा सॉफ्टवेयर की जो टाइप होती है बेस्ड ऑन फंक्शनैलिटी, दैट इज़ ओपन सोर्स। ओपन सोर्स में क्या होता है, दैट इज़ ओपन टू ऑल द कम्युनिटी जो कि उस टीम के अंदर वॉलंटियर कर रही हैं, या अगर उन्होंने डाउनलोडेबल उसको डाउनलोड के लिए अगर ओपन कर दिया है तो फिर मास जो आपके पास यूज़र्स हैं उनके पास भी वो अवेलेबल होगा। लेकिन प्रियर जो है, जो प्राइमरी आपके पास जो उसके पास एक्सेस होता है, वो सिर्फ उनके पास जो होता है जो कि उस टीम के वॉलंटियर्स हैं। एग्जाम्पल क्या बनेगी, कोई ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर की मुझे एग्जाम्पल दे सकता है? नहीं बेटा, व्हाट्सएप तो नहीं है, जूम भी नहीं है। अगर आप जूम, अच्छा ओपन सोर्स में इसका ख्याल रखिएगा कि अगर कभी भी, अच्छा आप सुन लें बेटा, तुक्का लगाना सारे बंद करें। आई गॉट इट कि आप लोगों को नहीं आता। सुलेमान अहमद, इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर का बेटा मुझे नहीं पता, उसके लिए मुझे पढ़ना पड़ेगा। हाँ जी, मोहम्मद जहांगीर जो है वो सही जवाब दे रहे हैं, दैट इज़ लिनक्स। आपका जो लिनक्स है बेटा, दैट इज़ ओपन सोर्स। किस तरीके से ओपन सोर्स है कि आप अगर चाहें तो खुद भी उसके अंदर चेंजेस को रिकमेंड कर सकते हैं, या अगर आप देखना चाहें कि उसका कोड क्या है तो वो भी आपको मिल सकता है ओपनली। ठीक है जनाब? ऐसा नहीं है कि उसका कोड किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास है और उसको छुपा के रखा जा रहा है। वो ओपन है, सबको एक्सेसिबल है, अगर आप उसका कोड देखना चाहें तो वो भी आप देख सकते हैं। जी, ओपन सोर्स ईआरपी भी जैसे होते हैं, एग्जैक्टली। तो आई होप ये तीन आपके पास पॉइंट्स क्लियर हैं, आगे चलते हैं। कस्टम सॉफ्टवेयर की बेटा एग्जांपल आपके पास ये होगी कि आप जो अपना एफआईपी बनवाते हो बाहर से, इफ्तिखार हुसैन, सपोज़ करें कि आप एफआईपी बनवा रहे हैं बाहर से। अब वो एफआईपी जो है सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए इस्तेमाल के काबिल है, किसी और स्टूडेंट के इस्तेमाल के काबिल नहीं है। अगर उसको इस्तेमाल करना है तो उसको अपनी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से उसमें चेंजेस करवानी पड़ेंगी। ठीक है? तो आपका जो एफआईपी अगर आप बाहर से बनवाते हो तो वो आपकी एक कस्टम सॉफ्टवेयर की एग्जांपल बन जाएगी। ओपन सोर्स जो है बेटा, उसका कोड आपको अवेलेबल होता है, आप उसको मॉनिटर कर सकते हो, आप उसमें चेंजेस रिकमेंड कर सकते हो और साथ ही साथ आप उसको इस्तेमाल भी कर सकते हो। कमर्शियल जो होता है उसमें आपको प्रॉब्लम क्या है, उसको आपको परचेज़ करना पड़ता है। ठीक है? ओपन सोर्स की तरह उसका कोड भी अवेलेबल नहीं होता, उसमें अगर आप कोई चेंजेस करवाना चाहो तो वो भी नहीं हो सकती, और साथ ही साथ आपको पैसे देने पड़ते हैं, जबकि ओपन सोर्स के अंदर क्या होता है, वो आपके लिए फ्री होता है। अच्छा, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो है इनकी एग्जांपल यहाँ पे देखो, पीएचपी हो गई, माई हो गई, फ्री सॉफ्टवेयर हो गए। अब ये वो फ्री सॉफ्टवेयर नहीं है जो एम एस एक्सेल और एम एस वर्ड हैं, वो बेटा पेड होते हैं। उनको कोई ले के जो है उसको ट्रिम करता है, सॉरी, उसको ट्रिक करता है उसके मैकेनिज्म को, और फिर वो आपको फ्री में बेचा दिया जो है मिलता है सीरीज़ के अंदर। लेकिन जो है वो फ्री नहीं होते। एम एस एक्सेल जो है, एम एस ऑफिस जो है वो आपके पास फ्री नहीं है। अच्छा, अब यहाँ पे जो है, हाँ यहाँ तक बेटा क्लियर है, आगे चलें।
अच्छा, अब जो है हम सॉफ्टवेयर्स के बारे में पढ़ेंगे कि उनके नेचर के हिसाब से जो उनका, अगर सॉफ्टवेयर्स को सेग्रीगेट किया जाए तो 3 किस्म के जो हैं, बल्कि 3 में नहीं 3 से ज़्यादा किस्म के आपके पास होते हैं। पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर्स, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, तीसरा होता है इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर या साइंटिफिक सॉफ्टवेयर्स, उसके बाद होता है वेब एप्लीकेशंस, उसके बाद होता है आपके पास एम्बेडेड सिस्टम्स या सॉफ्टवेयर्स, और इसके साथ प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर्स, और फिर उसके बाद एआई बेस्ड सॉफ्टवेयर्स। तो अगर हम नेचर के ऊपर बात करें तो आपका जो सॉफ्टवेयर है उसकी ये किस्म जो है, इसकी ये अकसाम आपके पास बनती हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं? ये वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो कि दूसरे सॉफ्टवेयर्स को या प्रोग्राम्स को चलने में, काम करने में मदद करते हैं। जैसा कि आपके पास विंडोज़ की सर्विसेज होती हैं, आपका मिडलवेयर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का, वो आपके पास क्या हो जाएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन से होंगे? एग्जांपल क्या होगी उनकी? जिनका काम जो है डेटा के ऊपर प्रोसेस करना, डेटा के ऊपर कुछ काम करना, या कोई आउटपुट जो है उसको फॉलो करना। एग्जैक्टली एमएस ऑफिस जो है आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। इसी तरीके से इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है? साइंटिफिक प्रॉब्लम्स या इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, उनकी सिमुलेशंस करना। इन तरीके के सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो क्या होते हैं? साइंटिफिक होते हैं। एग्जांपल क्या बनेगी? इसकी एग्जांपल बनेगी वेदर्स को जो मॉनिटर करते हैं उनके लिए जो सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा वो क्या कहलाएगा? इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है बेटा। अब जो है इसके बाद वेब एप्लीकेशंस, तो आप लोगों को पता है सारा वेब एप्लीकेशंस क्या होती हैं। उसके बाद एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स। अब एम्बेडेड सॉफ्टवेयर्स वो होते हैं जो किसी हार्डवेयर के अंदर इम्प्लीमेंटेड होते हैं और उसके साथ आपको मिलते हैं। इसकी एग्जांपल क्या होगी? इसकी एग्जांपल ये होगी कि आप जो है आपका माइक्रोवेव, माइक्रोवेव के ऊपर एक कीपैड लगा होता है जिसके बिहाफ पे वो डिसाइड कर रहा होता है कि कितनी देर मुझे जो है खाने को गर्म करना है, और किस वक्त मुझे बज़र बजाना है, और किस वक्त जो है मुझे किस किस्म की वेव्स उसमें इंट्रोड्यूस करवानी है। तो वो सारा जो उस कीपैड को हैंडल कर रहा होता है वो कौन सा सॉफ्टवेयर होता है? एम्बेडेड सॉफ्टवेयर। तो आपने अमूमन ये भी सुना होगा कि आपके आईओएस जो है और आपका एंड्रॉयड, वो एक एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो उसको एम्बेडेड इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो आपके हार्डवेयर के साथ स्टिक है, वो आपके हार्डवेयर के साथ आ रहा है। विंडोज़ या लिनक्स जो है वो आपके पास एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्यों नहीं है? क्योंकि आपके पास, अगर मैं चाहूँ तो विंडोज़ जो है मैं किसी और वर्जन का किसी और हार्डवेयर पे भी चला सकता हूँ। लेकिन एम्बेडेड सॉफ्टवेयर जो है आपका एक बार आपके मोबाइल के अंदर जो आपका आ चुका, उसके अलावा कोई और उसके ऊपर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चल सकता या सॉफ्टवेयर नहीं चल सकता। एग्जांपल क्या बनेगी? एग्जांपल ये बनेगी, मेरे पास एचपी का लैपटॉप है। एचपी के ऊपर अगर मेरी मर्ज़ी है तो मैं अपना विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूं, या मेरी मर्ज़ी है तो मैं लिनक्स को इंस्टॉल कर लूं। लेकिन मेरा जो एंड्रॉयड का मोबाइल है, सपोज़ करें सैमसंग का मोबाइल है, उसके ऊपर आईओएस का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं चलेगा। उसमें एंड्रॉयड का ही कोई ना कोई वर्जन चलेगा, उसके ऊपर आईओएस का कोई वर्जन नहीं चल सकता। इसी तरीके से आईफोन है, आईफोन के ऊपर एंड्रॉयड नहीं चल सकता, सिर्फ और सिर्फ आईओएस चलता है। ये बात समझ में आ गई बेटा एम्बेडेड सॉफ्टवेयर की? ओके, प्रोडक्ट लाइन सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जो कि लिमिटेड मार्केट को टारगेट कर रहे होते हैं। ठीक है जिसमें आपके पास एम एस वर्ड आ गया, स्प्रेडशीट्स आ गई, वो क्या है? एक ही कैटेगरी के सॉफ्टवेयर हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा वेरिएशन के साथ उनको अलग अलग नाम के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? जिसमें कोई ना कोई एआई का काम हो रहा हो, जैसे रोबोटिक्स हो गए, एक्सपर्ट सिस्टम्स हो गए, फेस रिकग्निशन की मशीन हो गई, वो आपके पास एआई सॉफ्टवेयर है उसके अंदर। इसी तरीके से आपके पास जो है सर्च इंजन्स हो गए, उसमें एआई लगी हुई है आपके पास। तो गेम हो गई आपके पास, उसमें एआई लगी हुई है। तो ये सारे कौन से सॉफ्टवेयर कहलाएंगे? एआई सॉफ्टवेयर। इसके बाद एक चीज़ होती है लेगेसी सॉफ्टवेयर। लेगेसी सॉफ्टवेयर क्या होता है? उसके लिए ये डेफिनेशन रीड करें।
ठीक है। लेगेसी सॉफ्टवेयर आपके पास बेटे एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो कि कम से कम 6-7 साल से चल रहा हो, ठीक है, या सपोज करें उससे भी पुराना हो, सपोज कर लें 10 साल पुराना हो, उसमें कोई चेंजेस ना की जाएं, लेकिन वो एक जगह पे चल रहा हो, उसको कोई सॉफ्टवेयर रिप्लेस ना कर सक रहा हो। क्यों? क्योंकि उसमें सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हैं, वो अपना काम बराबर ही से कर रहा है। ऑल्दो उससे अच्छे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, लेकिन फिर भी वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल हो रहा है। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि मैच्योर हो चुका हो, उसमें स्टेडीनेस आ चुकी हो, उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं? लेगेसी सॉफ्टवेयर। ठीक है। लेगेसी सॉफ्टवेयर कब बनता है? जब आपका एक सॉफ्टवेयर चलते चलते मैच्योर होते 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 एक ऐसे पॉइंट पे पहुंच जाता है जहां पे अब उसको रिप्लेस करने के लिए मार्केट में कोई ना हो। ऑल्दो दूसरे सॉफ्टवेयर नए वाले आ चुके हों जो उससे बेहतर काम करते हों, लेकिन उस पर इतना ट्रस्ट हो चुका है कि अब उसको रिप्लेस करने का सवाल नहीं बनता। एग्जाम्पल क्या बनेगी? विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम। बहुत से लोग जो है विंडोज़ के अंदर फॉल्ट इतने मौजूद हैं, लेकिन फिर भी क्या करते हैं? विंडोज़ को प्रेफर करते हैं। क्यों? क्योंकि उसने अपने आप को स्टेबल करते करते इतना अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर दिया है कि जो है अब वो क्या हो रहा है, उसको रिप्लेस करने वाला मार्केट में बहुत कम कॉम्पिटिटर है। ठीक है। ऑल्दो उससे अच्छे ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, लिनक्स अवेलेबल है, लेकिन फिर भी जो है क्लाइंट उससे इतना सेटिस्फाइड है कि वो उसको इस्तेमाल कर रहा है। बात समझ आ गई? ओके। अब अगर मैं स्पेसिफिक बात करूं कि यार लेगेसी सॉफ्टवेयर की अगर हम स्पेसिफिक बात करें जो कि किताब कहती है, तो उसके मुताबिक क्या होगा? एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो कि एक पुरानी विंडोज़ के ऊपर चल रहा हो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और उसको रिप्लेस करने का जो आपका क्लाइंट है वो सोच ही ना रहा हो, उसकी सारी रिक्वायरमेंट उसी से पूरी हो रही हो और वो उसी पे खुश हो, तो उस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहेंगे? लेगेसी सॉफ्टवेयर। क्यों? क्योंकि वो इतना मैच्योर हो चुका है कि वो अपनी क्लाइंट्स की सारी नीड्स को सेटिस्फाई कर रहा है। इसी तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं कुछ वेब एप्लीकेशंस की, जिसके बेसिस पे हम उसको इवेल्युएट करते हैं, वो ये आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इनको समझाने की ज़रूरत नहीं है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो है टर्म्स हैं, इनको रीड कर लें तो ये खुद ब खुद आपको जो है क्लियर हो जाएंगी। ओके। नेक्स्ट हमारे पास जो है, हम सेकंड स्लाइड्स के ऊपर कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर नंबर 2 हमारा जो है उस पर कंटिन्यू करते हैं। अच्छा, अभी तक जो है आई होप कि जितना भी समझाया है जहन के अंदर बैठ चुका है, उसमें कोई शक व शुबा नहीं है। सबसे पूछ रहा हूँ। ठीक है। अब आते हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्कोप जो है वो क्या है। ठीक है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले जो है 1967 में एक नेटो का ग्रुप था जिसने इस टर्म को कॉइन किया था, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उनका जो मुद्दा था वो ये था कि जब वो सॉफ्टवेयर बनवाते थे तो उनके मोस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर जो है डेडलाइन से क्रॉस कर जाते थे। जितनी कीमत में डिसाइड होता था कि ये सॉफ्टवेयर परचेज़ किया जाएगा, उससे ज़्यादा कॉस्ट में वो बनता था, और उसके अंदर फॉल्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे। तो उन्होंने कहा कि यार हर चीज़ की इंजीनियरिंग होती है, इसी तरीके से जो सॉफ्टवेयर्स हैं उनकी भी कोई इंजीनियरिंग होनी चाहिए, ताकि इन चीज़ों या इन मामलात और मुश्किलात से जो है हमें निजात मिले। तो उन्होंने कहा कि भाई सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स होने चाहिए इसके लिए, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग परफॉर्म करेंगे ताकि इन मुश्किलात का हल निकले। तो वहाँ से सॉफ्टवेयर इंजीनियर का जो है, या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का स्कोप वहाँ से बिल्ड हुआ। तो स्कोप ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो सबसे पहले इकोनॉमिक एक्सपेक्ट को जहन में रखता है कि मुझे जो है फाइनेंशियली इससे क्या हासिल होगा। तो यहाँ पे बात आती है सॉफ्टवेयर इंजीनियर और एक कंप्यूटर साइंटिस्ट के अंदर क्या डिफरेंस होता है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग
और कंप्यूटर साइंस में क्या डिफरेंस है। कंप्यूटर साइंटिस्ट जो होता है बेटा, वो आपके पास दोनों चीज़ों में जो है दिलचस्पी दिखाता है। किसमें? कि जो आपके पास सॉफ्टवेयर चल रहा है उसको कौन सी चीज़ अच्छा बनाती है और कौन सी चीज़ बुरा बनाती है, वो दोनों चीज़ों को समझ रहा होगा, देख रहा होगा। लेकिन एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो होता है उसका सोलली एक मोटो होता है कि किस तरीके से एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जो अच्छे से अच्छी कॉस्ट में बन मिल जो मुझे जो है अवेलेबल हो। वो उस चीज़ों के पीछे भागता ही नहीं है जो कि उस सॉफ्टवेयर को बुरा बनाती हैं। ठीक है, वो उन चीज़ों को जहन में रखता ही नहीं है कि भाई मुझे उस तरफ जाना ही नहीं है, मुझे तो सिर्फ वो चीज़ उठानी है जो कि मुझे सस्ती मिले और मेरा सॉफ्टवेयर जो है अपनी रिक्वायरमेंट्स को टाइम पे पूरा कर दे। ठीक है, नीचे एक एग्जांपल दी हुई है। एग्जांपल क्या कह रही है? A coding technique that can execute very differently but with higher sorry efficiently but with higher maintenance cost may not be a good choice since maintenance occupies a lot of resources of the whole life cycle। क्या कह रहा है कि एक ऐसी कोई कोडिंग की टेक्निक हो जो कि बहुत इफ़िशेंटली चलती हो, बहुत अच्छे से चलती हो, बहुत जल्दी चलती हो ऑन योर सिस्टम्स, लेकिन उसको मेंटेन करने के अंदर जब डेवलपमेंट की बारी आती है, कोड करने की बारी बारी आती है, तो उसमें इतनी ज़्यादा कॉस्ट लग रही है कि जो है वो आपसे बेरेबल नहीं है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करेगा? वो कहेगा कि भाई इतनी एफिशिएंसी को मैं क्या कहूँगा, ये क्या करूँगा, मैं जो है अपने पुराने वाले मेथड पे चलता हूँ जिस पे मुझे कॉस्ट कम लग रही है लेकिन मेरा काम चल जाता है। तो यहाँ पे जो स्कोप है फाइनेंशियली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का, वो इस चीज़ को जहन में रखता है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? इसी तरीके से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक स्कोप होता है मेंटेनेंस के एक्सपेक्ट से। जब हम एक बार सॉफ्टवेयर बना चुके हैं या बना रहे हैं, उस वक्त उसको मेंटेन रखना या उसकी लाइफ साइकिल को चलाना जो है, किस तरीके से हम जो है उसको देख सकते हैं, उसमें ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसमें आता है रिक्वायरमेंट्स का एक फेस होता है, एक स्पेसिफिकेशन का फेस होता है जिसमें हम एनालिसिस करते हैं, एक प्लानिंग का फेज़ होता है, एक डिज़ाइनिंग का फेज़ होता है, एक इम्प्लीमेंटेशन का फेज़ होता है, एक इंटीग्रेशन का फेज़ होता है, एक मेंटेनेंस फेज़ होता है और एक रिटायरमेंट का फेज़ होता है। तो ये कुछ फेजेस होते हैं जो कि मेंटेनेंस के एक्सपेक्ट के अंदर आ जाते हैं। अच्छा जी, अब मेंटेनेंस की पहले भी जो है हमारी शुरू की जो हमारा सेशन जब शुरू हुआ था, मैं आपको एक बात बता चुका हूँ कि जब भी सॉफ्टवेयर बनाओगे उसके बनाने में आपको इतना कॉस्ट और टाइम नहीं लगेगा जितना आपको उसके सॉफ्टवेयर बनाने के बाद जो उसमें चेंजेस आएंगी या उसकी जो मेंटेनेंस आएगी उसमें लगेगा। तो आप यहाँ पे इसका जो है एक डेटा का प्रीव्यू देख सकते हैं कि हमारे पास स्टैटिकली मेंटेनेंस जो है वो 67% ऑफ द कॉस्ट जो है वो कंज्यूम कर रहा है। बाकी जितने भी आपके पास फेजेस हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, वो कितना कम जो है रिसोर्स आपकी कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से आपके पास एक स्कोप होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जिसमें स्पेसिफिकेशन और डिज़ाइन एक्सपेक्ट आ जाता है। तो सॉफ्टवेयर जो है बेटा वो आपके इंसान ही बनाते हैं और इंसान जो है वो गलती कर सकते हैं। तो इतनी गलतियां जो हैं अगर शुरू में ही आ जाएं, हर एक, अगर मेरे पास 100 डेवलपर्स हैं, हर एक बंदा अपने अपने तौर पे एक गलती जो है वो कर दे सॉफ्टवेयर बनाते वक्त, अब होगा क्या? जब एट देन सॉफ्टवेयर बनेगा तो वो 100 गलतियों के साथ बना होगा। अब क्या है, ये वो गलतियां हैं जिसको हम अवॉइड नहीं कर सकते, ये लाजमी आने की आनी है। ठीक है। तो अब इतने हाई फॉल्ट या इतने हाई एरर रेट के बाद इस सॉफ्टवेयर को जो है किस तरीके से बियरेबल बनाया जाए या जो है स्टेबल बनाया जाए, जिसको हम फॉल्ट टॉलरेंस कहते हैं, उसको जो है कौन देखेगा? आपका स्पेसिफिकेशन और आपका डिज़ाइन एक्सपेक्ट देखेगा। ठीक है। इसी तरीके से आपके पास एक टीम प्रोग्रामिंग एक्सपेक्ट आता है जिसमें आप टीम जो है, टीम ऑफ सॉफ्टवेयर जो है उसको मेंटेन करते हो, उनकी जो है प्लानिंग को जो है एक दूसरे से सिंक करते हो, टाइमलाइंस को सिंक करते हो, कम्युनिकेशन को सिंक करते हो। अब एक कॉन्सेप्ट आता है सॉफ्टवेयर क्राइसिस का। सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है उसके लिए इसको रीड कर लें, 3 पॉइंट्स हैं।
जी, क्या कह रहा है आपके पास? कह रहा है कि एक एक आपको किस्सा सुना रहा है सबको। किस्सा क्या सुना रहा है कि एक जो है प्रोजेक्ट था जिसको बनाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रोग्रामिंग की ज़रूरत थी। उसको करने के लिए बहुत सारे प्रोग्रामर्स को हायर किया गया। अब हम क्या समझ रहे हैं यहाँ पे, अगर एक बड़ी प्रॉब्लम है उसको अगर हम ज़्यादा लोगों को सॉल्व करने पे लगा दें तो वो जो प्रॉब्लम है वो टाइम पे तो पूरी हो जानी चाहिए। ऐसा ही है ना कि अगर मैं जो है, मुझे एक दरवाज़ा जो है या सपोज़ करें मुझे एक बेड बनवाना है, अगर मैं उसके लिए एक जो है कारपेंटर को यूज़ करता हूँ तो मुझे ज़्यादा टाइम लगेगा। अगर मैं 10 कारपेंटर लगा दूँ तो उस पे क्या होगा, कम टाइम लगेगा। ऐसा ही है, सारे इस बात से एग्री करते हैं। लेकिन सॉफ्टवेयर में क्या प्रॉब्लम है, जितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करोगे प्रोग्रामर्स का उतना ज़्यादा जो है सॉफ्टवेयर आपका फॉल्ट पॉइंट की तरफ, जिसको हम क्राइसिस कहते हैं, उस तरफ जो है जाने के लिए बढ़ जाता है। ठीक है जी। तो ये वही किस्सा बता रहा है कि उसने ज़्यादा प्रोग्रामर्स लगाए और क्या हुआ एट द एंड, जितने ज़्यादा प्रोग्रामर्स लगाए थे उस वजह से उसकी कॉस्ट भी बढ़ गई। और एट द एंड जब देने की बारी आई तो उनके बीच में मिसकम्युनिकेशन इतनी थी कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो आपके क्राइसिस में चला गया। तो इस क्राइसिस जहाँ पे आपका सॉफ्टवेयर जो है एक ऐसे पॉइंट पर पहुँच जाए जहाँ से उसको लाना मुश्किल हो जाए, ठीक है, जहाँ जहाँ से वो रिटर्न नहीं कर सकता, अब उसको नहीं बनाया जा सकता, वो जितनी भी आपने एफर्ट्स की थी वो सारी ख़त्म हो गई, तो उसको हम कहते हैं फॉल्ट पॉइंट। और जो आपके पास ये जो चीज़ अकर हुई है ये क्या है, एक सॉफ्टवेयर क्राइसिस है। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या करती है, आपको ऐसे मेथड्स और ऐसे टेक्निक्स बताती है जिससे ये डेवलपमेंट जो है फॉल्ट पॉइंट की तरफ ना जाए और सॉफ्टवेयर क्राइसिस अकर ना हो। अच्छा जी, सॉफ्टवेयर एवोल्यूशन, सॉफ्टवेयर जो है किस तरीके से, जब से कंप्यूटर बना है तब से लेके आज तक किस तरीके से इवॉल्व हुए हैं। तो आपने एक चीज़ जो है, हमने जो एक चीज़ नोट की वो ये है कि सॉफ्टवेयर के अंदर हमेशा जो है चेंजेस आती रहती हैं और सॉफ्टवेयर्स बड़े से बड़े बनते जाते हैं। आपने सबसे पहले जो बेटा फेसबुक या फेसबुक भी छोड़ें, सबसे पहले जो है आपने देखा होगा कि जब शुरू में इंटरनेट आया था तो तब आपके पास सिर्फ़ और सिर्फ़ वेब पेजेस होते थे, उसके बाद उसमें तस्वीरें आ गईं, उसके बाद उसमें वीडियोस प्ले होना शुरू हो गई, यूट्यूब आ गई, उसके बाद सोशल मीडिया उस पे आ गया। तो जो इंटरनेट है वो ग्रो से ग्रो होता रहा, ग्रो से ग्रो होता रहा और आपके पास जो है उसमें कंटिन्यूएशन जो है ग्रोथ की वो चलती रही, चेंजेस उसमें होते रहे, तो इस तरीके से वो इवॉल्व होता रहा। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर्स भी जो है इवॉल्व होते रहे। ए- साथ ही साथ जब आपकी ग्रोथ होती है किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी जो है वो क्या होती है, वो बढ़ती जाती है। और इसी के साथ साथ एक लेगेसी सिस्टम बनना शुरू हो जाता है। लेगेसी सॉफ्टवेयर अभी पीछे बढ़ के आए हैं, तो जैसे जैसे आपके पास एवोल्यूशन एक सॉफ्टवेयर की होती रहती है वो किस तरफ जाने लगता है, एक नॉर्मल से सॉफ्टवेयर की से लेके वो एक लेगेसी सिस्टम की तरफ बढ़ता रहता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? जी क्लास, ठीक है। अच्छा, अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के बारे में आपको एक चीज़ बता रहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो एक लेयर्ड टेक्नोलॉजी है, एक लेयर्ड इंजीनियरिंग अप्रोच है, जिसमें क्या होता है आपके पास एक आपकी एक लेयर है जिसको हम कहते हैं प्रोसेस या प्रोसेस मॉडल, उसके ऊपर और उसके नीचे उसके इर्द गिर्द अगर हम कहें तो कुछ और लेयर्स होती हैं, लेकिन मेन क्रस्ट जो हमारा होता है लेयर का वो प्रोसेस मॉडल होता है। ठीक है, तो आपको नीचे एक एग्जांपल भी दी हुई है पिक्टोरियल फॉर्म के अंदर, उसको आप देख सकते हो। इसको रीड करें।
हाँ जी, कोई मुझे समझा सकता है क्या कह रहा है ये? चलो समझाना किसी और दिन करेंगे, आज टाइम बेटा शॉर्ट है। तो क्या कह रहा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो एक लेयर्ड प्रोसेस है, एक लेयर्ड अप्रोच है टेक्नोलॉजी की, जिसमें आपके पास जो प्रोसेस लेयर है वो उसका मेन क्रस्ट है। उसके इर्द गिर्द बाकी की लेयर्स उस पर जो है वो ग्लू करके अटैच होती हैं। अब सॉफ्टवेयर की जो प्रोसेस लेयर है वो क्या इंश्योर करती है, लेयर्स टुगेदर and enables rational and timely development of computer software, forms the basis for management control of projects and establishes the context in which technical methods are applied। मतलब क्या होगा, आपकी जितनी भी आप टेक्निक्स पढ़ोगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, वो सारी हैं, उनको किस तरीके से एप्लीकेबल बनाना है, उनको किस तरीके से उन उस प्रोजेक्ट पे एप्लीकेबल बनाना है, वो जो है आपकी प्रोसेस लेयर जो है वो डिसाइड करती है, उस पर ये सारा का सारा डिपेंड करता है। उसके बाद मेथड्स जो हैं क्या होते हैं, मेथड्स के बारे में पढ़ें। एक हमने लेयर बेटा कौन सी पढ़ी थी, प्रोसेस लेयर, जो कि आपके पास ऑरेंज कलर के अंदर है, थर्ड लेयर। उसके ऊपर एक मेथड्स की लेयर है। ठीक है, प्रोसेस मॉडल के बारे में मैंने बता दिया, मेथड्स के बारे में जो है ये डेफिनेशन है, इसको रीड करो। नहीं बेटा, ये जो है आपके पास, बेटा ये कौन है, शोएब अहमद, अपना कैमरा बंद करो। इसको हम प्रोटोकॉल्स नहीं कह सकते, इसको हम अप्रोच कहेंगे, अली सिद्दीकी। अच्छा जी, मेथड्स क्या होते हैं, मेथड्स बेटा कलेक्शन होती है ऐसे टास्क की या ऐसे सब टास्क की जिसमें कम्युनिकेशन, रिक्वायरमेंट एनालिसिस, डिज़ाइन मॉडलिंग, प्रोग्राम की कंस्ट्रक्शन, उसकी टेस्टिंग और उसका सपोर्ट जो है, उन मेथड्स को किस तरीके से अप्लाई किया जाए, उन टेक्निक्स को कैसे अप्लाई किया जाए, उसके बारे में जो है आपको हिदायत देता है या लीड करता है। उसके बाद लेयर थी हमारी टूल्स की। टूल्स क्या हैं बेटा हमारे पास, हमें एक ऑटोमेटेड या सेमी ऑटोमेटेड सपोर्ट देता है इन मेथड्स को अप्लाई करने में। ठीक है, मतलब क्या होगा, अगर मैं मेथड्स की बात करूं तो हमारे पास क्लास डायग्राम जो है या यूएमएल जो है हमारे पास एक तरीक़ेकार है रिक्वायरमेंट के एनालिसिस करने की। लेकिन अब उसके अंदर जो आपका स्टार यूएमएल है जिसके थ्रू आपने वो डायग्राम बनाई, उसको हम क्या कहेंगे, उसका टूल कहेंगे, और वो जो आपकी यूएमएल है वो क्या होगा, हमारा मेथड होगा। ठीक है बेटा। अच्छा जी, अब एक प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस इज अ कलेक्शन ऑफ एक्टिविटीज, एक्शंस एंड टास्क दैट आर परफॉर्म व्हेन सम वर्क प्रोडक्ट इज टू बी क्रिएटेड। आप अगर कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने जा रहे हो, उसमें अगर कोई भी काम होता है, उसको हम एक प्रोसेस कहते हैं। प्रोसेस के अंदर तीन चीज़ें आ जाती हैं, एक्टिविटीज़, एक्शंस और टास्क। अब एक्टिविटी, एक्शन और टास्क क्या होता है, उसकी डेफिनेशन यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, उसको रीड करें। जी, तो एक्टिविटी आपके पास क्या होती है, एक एक्टिविटी जो है
इर्तिज़ा वेट करो बेटा, मैं बता रहा हूँ। एक्टिविटी जो है वो क्या होती है, वो आपके पास ब्रॉड ऑब्जेक्टिव अपने पास रखती है, जिसमें आपके पास क्या हो जाता है, कम्युनिकेशन आ जाती है विद द स्टेक होल्डर्स, जिस जो कि उन पार्टीज़ को कहते हैं जो कि आपके सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हैं। उसके बाद एक्शन क्या होता है, एक्शन एक जो है एक ऐसा काम होता है जो कि एक एक्टिविटी के अंदर आता है, लेकिन उसका प्रोस्पेक्टिव जो है वो बहुत ब्रॉड होता है। मतलब क्या होगा, मैं कोड लिखने जा रहा हूँ, उसके अंदर कौन सी क्लासेस होंगी, उसमें जो है किस किस तरीके की कम्युनिकेशन होगी, कौन कौन से सब सिस्टम जिसमें इंटरेक्ट करेंगे, वो सारा जो डिज़ाइन है वो कौन सा होगा, एक एक्शन होगा। और अगर मैं उसकी एक फंक्शनैलिटी कोड कर रहा हूँ या उसकी एक कोई क्लास कोड कर रहा हूँ, तो वो क्या होगा, मेरा एक टास्क होगा। अच्छा, तो यहाँ पे बेटा नमाज ब्रेक मेरे पास जो है अजान यहाँ पे नहीं हुई, आपके यहाँ पे हो गई है बेटा अजान? तो फिर बेटा नमाज ब्रेक क्यों मांग रहे हो? अजान तो होने दो। रेहान, किसी के पास बेटा अजान हुई है, किसी के यहाँ अजान हो गई है? हाँ, तो फिर वेट करें अजान हो जाए, उसके बाद हम नमाज का ब्रेक लेंगे। अच्छा, अब उसके बाद जो है प्रोसेस फ्रेमवर्क आ जाता है। प्रोसेस फ्रेमवर्क जो है आपके पास, वो क्या करता है, कुछ फ्रेमवर्क्स और अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ को यूनाइट करके जो है एक प्रोसेस फ्रेमवर्क बनाया जाता है। तो यहाँ पे गौर से देखो, यहाँ पे आप प्रोसेस के बारे में पढ़ के आए हो, एक प्रोसेस क्या होता है। अब यहाँ पे उसी प्रोसेस के साथ एक अल्फाज लगा दिया है, वो क्या है, फ्रेमवर्क। तो प्रोसेस फ्रेमवर्क क्या होगा, ऐसे प्रोसेसेस या ऐसे सेट ऑफ प्रोसेसेस का जो है कलेक्शन होगा, जिसको हम क्या कहेंगे, फ्रेमवर्क। तो फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं और अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ कौन सी होती हैं? फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ जो हैं बेटा, एक ऑर्गेनाइजेशन जो है एक बार अपनी फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ सेट कर ले, तो क्या होगा, वो जितने भी प्रोजेक्ट्स आएँ उन सारों के ऊपर अपनी फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ अप्लाई करेंगी, और उनका सॉफ्टवेयर जो है एक अच्छे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस के थ्रू कंप्लीट हो जाएगा। अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि स्पेसिफिक एक प्रोजेक्ट पे लगाई जाएँ। ऊपर वाला बेटा क्या हो रहा है, जितने भी प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, सबके ऊपर अप्लाई हो रहा है, लेकिन अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ जो हैं हर प्रोजेक्ट के लिए अलग होती हैं। ऑल्दो वो उसी ऑर्गेनाइजेशन का क्या होगा, एक टास्क होगा, लेकिन हर प्रोजेक्ट का जो अम्ब्रेला एक्टिविटी होगी वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। लेकिन अम्ब्रेला एक्टिविटी में एक चीज़ ये है कि वो जो है पूरे सॉफ्टवेयर के ऊपर, जो एक सॉफ्टवेयर है उसके ऊपर अप्लाई होती होगी। नहीं बेटा, ये आपके पास कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, काम करने के, उसको यूँ समझे कि टास्क होते हैं, ठीक है, स्टैंडर्ड्स अभी इसको नहीं कहेंगे। अच्छा, इसकी एग्जांपल आपके पास ये होगी कि, वेट करो बेटा, मेरे पास अजान नहीं हो रही। तो एग्जांपल इसकी ये होगी कि आपके पास, आपने जब भी सॉफ्टवेयर आएगा कोई भी बनाने के लिए, तो आपने डिसाइड किया है कि उसको जो है हम जितनी भी हमारी क्लासेस होंगी उन सब का नाम जो है हम सी से शुरू करेंगे, उसके बाद अंडरस्कोर लगाएंगे और फिर कुछ काम करेंगे। तो इस तरीके से आप जो है इसको एक तरीके से ये समझ लें कि ये आपकी अम्ब्रेला एक्टिविटी हो गई, लेकिन ये इसकी वैलिड एग्जांपल नहीं है। उसके लिए वेट करो, हम जब अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ के कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ कौन कौन सी होती हैं? फ्रेमवर्क एक्टिविटीज़ कम्युनिकेशन होती है, प्लानिंग होती है, मॉडलिंग होती है, कंस्ट्रक्शन होती है और डिप्लॉयमेंट होती है। मतलब क्या होगा, जब भी आपके पास एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, चाहे कोई भी सॉफ्टवेयर हो, आपने एक पैटर्न जो है उसको डिसाइड कर लिया है कि अगर कम्युनिकेशन करनी है तो पहले इसको बताया जाएगा, फिर इससे बात की जाएगी, फिर इससे बात की जाएगी। प्लानिंग के अंदर आपने डिसाइड कर लिया है कि ये चीज़ें होंगी, मॉडल जब करोगे तो उसमें ये डायग्राम्स होंगी, कंस्ट्रक्शन जब करोगे तो उसमें क्लासेस किस तरीके से डिज़ाइन करनी है, और डिप्लॉयमेंट जब करोगे तो किस तरीके से कौन करेगा, और उसके अंदर क्या क्या सॉफ्टवेयर या ऑटोमेटेड टूल्स यूज़ होंगे, वो सारी आपके पास डिप्लॉयमेंट के अंदर आ जाएगा। मैं अभी जो सैयद अरूज, अभी मैं जो आपकी GCR पे इनको अपलोड करूँगा,
लेक्चर्स को, तो उसके साथ कोर्स आउटलाइन भी आपकी अपलोड कर दूंगा। अच्छा, अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ में क्या आ जाएगा? अम्ब्रेला एक्टिविटीज़ अब क्या होगा? अच्छा, अब बेटा यहाँ पे अजान हो रही है, तो हम नमाज का ब्रेक लेते हैं। अभी 7:20 हो रहे हैं, तो हम जो है 7:35 पे दोबारा रिज्वाइन करेंगे। सेशन कोई भी नहीं छोड़ेगा, सेशन बेटा कोई भी लीव नहीं करेगा। या एक काम करो, सेशन वैसे ही क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है, हम 7:35 पे रिज्वाइन करेंगे। कोई भी डिले नहीं करेगा, क्योंकि उसके बाद जो है सेशन क्लोज़ होना है, हमारा सेशन जो है हम एंड कर देंगे। तो जल्दी आ जाइएगा बाय 7:35।